गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश। कोविड-19 या कोरोना वायरस बीमारी, आपको सभी को पता है कि आज पूरा विश्व जो है इस बीमारी से ग्रसित है और हमारा देश भी इस बीमारी से झेल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रख के हम स्वयं को और दूसरों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो देखिए, वेयर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड हाइजीन। ठीक है, मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें तथा अपने हाथों को स्वच्छ रखें। ठीक है, क्या बताया गया कि मास्क पहनना है, एक दूसरे से निश्चित दूरी यानी कम से कम 6 फीट की दूरी हमें एक दूसरे से बना के रखनी है और समय समय पे अपने हाथों को पानी साबुन से या हैंड सैनिटाइजर से उसको स्वच्छ रखना है। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर भी वो वाला यूज़ करना है जिसमें 70% एल्कोहल हो। ठीक है ना, ओके। फिर सही तरीके से मास्क पहने। कहने का तात्पर्य है कि मास्क ऐसे पहने कि मास्क जब आप पहने तो आपका नाक और मुंह अच्छे से ढका हो। ठीक, आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। जब भी आप किसी से मिले तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति से कम कितनी दूरी पे हो, 6 फीट की दूरी पे हैं। ठीक है, और अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। ठीक है, अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं और जहां पानी साबुन नहीं हो वहां पे क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करना है। ठीक है, याद रखें कि अपने चेहरे को न छुएं तथा किसी अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें न बांटें। ठीक है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने आँख, नाक और मुंह को न छुएं, यानी कि अपने हाथों को चेहरे तक हमें नहीं लेके जाना है और किसी और के साथ भोजन और पीने की किसी भी चीज़ को हमें नहीं बांटना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखेगी ये बातें और आप इन बातों का स्वयं तो पालन करेंगे, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करेंगे इन नियमों का पालन करने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी लैंग्वेज का पाठ 11 संज्ञा के विकार। ठीक है बच्चों, पाठ 11 संज्ञा के विकार में आज हम पढ़ रहे हैं कारक। और कारक क्या होते हैं, किसको बोलेंगे हम कारक, ये हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक, तो कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही हूँ। पहले इन उदाहरणों से हम लोग समझेंगे कि इन उदाहरणों में हो क्या रहा है। जैसे श्री राम ने युद्ध किया, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे हैं, रंगीन शब्द कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे श्री राम ने युद्ध किया तो यहाँ पे रंगीन शब्द क्या है, ने। ठीक, श्री राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पे रंगीन शब्द क्या है, ने और को बाण से मारा। ठीक, श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को मारा। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए ये ने, को, के लिए, को है ना। ठीक है, तो इन उदाहरणों में जो रंगीन शब्द हैं, जो कलर्ड जो शब्द हैं, ये क्या करें, ये तो हमारा श्री राम क्या हो गया, ये शब्द क्या है, सब्जेक्ट। युद्ध किया, ये क्या है, क्रिया, वर्ब हुई ना। तो हमारा कर्ता और क्रिया के बीच में ये जो रंगीन शब्द हैं कुछ ना कुछ संबंध बता रहे कि नहीं बता रहे। जैसे श्री राम युद्ध किया तो ने क्या किया, श्री राम ने युद्ध किया। युद्ध और श्री राम के बीच का संबंध इस शब्द ने बताया। ठीक, तो ये जितने भी रंगीन शब्द हैं बेटा, ये हमारे कर्ता और क्रिया और अन्य जो हमारे वाक्य में चीज़ें आई हैं उनसे संबंध बता रहे हैं। किसका, इस क्रिया का, इस कर्ता का। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं कारक की। तो कारक की डेफिनेशन अब क्या हुई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए। संज्ञा या सर्वनाम ही हमारे सब्जेक्ट होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो
संज्ञा या सर्वनाम या हमारे सब्जेक्ट का या हमारे कर्ता का जो है वाक्य के किसी भी सेंटेंस के और भी चीज़ें होती है ना, सब्जेक्ट के अलावा और भी चीज़ें होती है हमारे सेंटेंस में कर्ता के अलावा, है ना। तो उनसे जब संबंध जिन वाक्यों से पता चले उसे हम क्या कहेंगे, कारक। ठीक, तो हमारी परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबको पता चल गई कारक की। ठीक, ओके। अब देखिए कारक के भेद। कारक के भेद यानी कारक कितने प्रकार के हुआ। ठीक है, तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण पाठ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं तो आपको क्या लिखना है, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, इन सभी की विभक्तियां तथा पहचान नीचे दी गई है। विभक्तियां यानी चिन्ह, है ना, कारक चिन्ह, वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक के क्या चिन्ह होंगे? ने, शून्य प्रसर्ग, शून्य परसर्ग। इसका क्या होगा, क्या चिन्ह होगा इसका? ने। जहां कहीं भी ने आएगा, जैसे श्री राम ने युद्ध किया तो हमने देख लिया कि क्या आया बीच में, ने। इसका मतलब ये कौन सा कारक है इसमें, कर्ता। ठीक, अब देखो कर्म कारक। को क्या आएगा, इसका क्या है कारक चिन्ह, को। जैसे दिनेश ने राम को पढ़ाया, को आया इसमें, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है ये, कौन सा कारक है, कर्म कारक, क्योंकि उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग अन्य कारक। ठीक है, अब है करण कारक बेटा। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है बच्चों, से। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि उदाहरण देखेंगे, चाकू से सेब काटा, साधन। सबसे पहले क्या होगा, कर्ण कारक में क्या होता है, हमें साधन पता चलता है ना, क्रिया का साधन की क्रिया किस चीज से हो रही, तो क्या है चिन्ह, से। संप्रदान के लिए को, इसका क्या होगा, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए या को। जैसे दादी रोहन के लिए मिठाई लाई। ठीक, दादी किसके लिए मिठाई लाई, रोहन के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपादान। ठीक है, अपादान में क्या होता है, अपादान का कारक चिन्ह क्या है, इसका भी से है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक चीज दूसरी चीज से अलग होती प्रतीत होती है। से तो हम लगाएंगे, लेकिन कैसे होगा, एक चीज दूसरी चीज से अलग होती प्रतीत होती। जैसे ईशान विद्यालय से आया, ईशान विद्यालय से आया, तो इस से क्या हुआ कि विद्यालय से आया, मतलब विद्यालय से वो अलग हो गया। पहले विद्यालय में था, विद्यालय से आया तो विद्यालय से अलग हुआ। ठीक, संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, ये किसके हैं चिन्ह, संबंध कारक है। जैसे प्रशांत के मामा आज ही आए, तो कौन सा चिन्ह है, के। ठीक है, और साथ में क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम है उनका आपस में क्या होता है, संबंध। संबंध पता चलता है इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में, पर, और यहाँ पे क्या होता है, हमें क्रिया के होने की जगह पता चलती है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। ठीक है, तो ये पर या मेज जैसे भी आएगा वहां पे अधिकरण कारक। संबोधन कारक, हे, हरे आदि, जहां पे हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे अरे तुम रो क्यों रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। ठीक, अब देखिए इनकी डेफिनेशन देख लेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, कर्ता कारक की देख लेंगे। ठीक, वाक्य के जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है, सब्जेक्ट उसे तो बोलते हैं जो कि कार्य करता है हमारे सेंटेंस में। तो वाक्य के जिस शब्द से हमें
कार्य के करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कहते हैं। ठीक, जैसे करण खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, करण खेल रहा है। कौन खेल रहा है, करण खेल रहा है। तो खेलने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, करण के द्वारा हो रही है। तो हमारा इसमें कारक कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, हमारा करण हो गया है। ठीक है, फिर क्या है, आयुष ने खाना खाया। किसने खाना खाया, आयुष ने। तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है, आयुष। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आयुष। कर्ता कौन हो गया, आयुष। ठीक है, तो कर्ता कारक की डेफिनेशन या कर्ता कारक की परिभाषा क्या हुई कि वाक्य के जिस शब्द से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक, और कर्ता कारक का चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था, ने। जैसे आयुष ने खाना खाया। अब कहीं कहीं पे क्या होता है बेटा कि ये विभक्ति चिन्ह कहीं कहीं पे लगे होते हैं और कहीं कहीं पे नहीं लगे होते हैं। तो जहाँ पे नहीं लगे होते हैं, जहाँ लगे वहाँ तो बहुत आसान है कि हमने वही विभक्ति चिन्ह देखा और हमने पहचान लिया कि ये हमारा सेंटेंस है, ये वाक्य हमारे कौन से कारक है इसमें। लेकिन जहाँ पे नहीं लगा है वहाँ पे हम कैसे पहचान करेंगे, उसकी पहचान करना मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, केवल भूतकाल के वाक्यों में ही ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। समझे आप लोग, सिर्फ भूतकाल के जो वाक्य हैं, ठीक है, सिर्फ भूतकाल के वाक्यों में ही ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ, जहाँ पे सकर्मक क्रिया, जैसे राम ने खाना खाया, तो खाना क्या है, कर्म है। ठीक है, राम ने खाया, क्या खाया, खाना खाया। तो यहाँ पे खाया क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि उसके साथ क्या है, कर्म भी है। ठीक, लेकिन अकर्मक क्रिया के साथ, जिसके साथ कर्म ना दिया गया हो, अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रमेश विदेश गया, रमेश विदेश गया। ठीक है, रमेश ने विदेश गया किया हमने नहीं लिखा ना, हमारा वाक्य ही अशुद्ध हो जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये क्या है, कर्ता कारक है। कैसे, क्योंकि हमारा उसमें क्या है, सब्जेक्ट है क्या, रमेश, और वो क्या क्रिया कर रहा है, विदेश जाने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो हम पहचान लिया हमने कि जहाँ पे जो है कर्ता क्रिया कर रहा है वो क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, और कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया से पहले कौन अथवा किसने लगाकर क्या है, प्रश्न किया जाता है। कौन विदेश गया, रमेश गया। ठीक, जिनसे जो उत्तर मिलता है वही कर्ता कारक होता है। समझ गए, पहली पहचान तो क्या है, सबसे सरल पहचान कि ने प्रसर्ग अगर हमारा लगा है जहाँ पे, तो वहाँ सीधा सीधा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे कि क्या है, कर्ता कारक है। लेकिन जहाँ पे प्रसर्ग चिन्ह नहीं है वहाँ अगर हमें पहचान करनी तो क्या करना है, हमें देखना है कि वाक्य में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वाक्य में क्या है, करण खेल रहा है। कौन खेल रहा है, करण खेल रहा है। ठीक है, तो करण क्रिया कर रहा है, यानी करण हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा कर्ता है, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक। इतनी तो पहचान हो गई सबको। ठीक है, अब कर्म कारक की परिभाषा देख लेते हैं और उसके उदाहरण। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि वाक्य में जब हमारा सब्जेक्ट या हमारा कर्ता कोई क्रिया करेगा तो उससे जिसमें परिवर्तन होगा, भाई राम ने खाना खाया तो खाना खत्म होगा, राम क्या है, सब्जेक्ट है, खाने की क्रिया कर रहा है, क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है, तो वो उसने खाने की क्रिया किसके साथ की, खाने के साथ। या राम सेब खा रहा है ना, तो राम खाएगा तो सेब खत्म होगा, कटेगा, जो भी होगा, तो परिवर्तन किस में हुआ, सेब में, यानी सेब क्या है, कर्म है। तो आपका सीधे सीधे शब्दों में आपको बताया कि क्रिया का फल यानी क्रिया करने का जो प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसे हम कहते हैं कर्म, और वहाँ पे क्या होता है, कर्म कारक। जैसे संजीव पुस्तक पढ़ता है, संजीव सब्जेक्ट, पढ़ता है क्रिया, अब क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो पुस्तक क्या है, कर्म है। ठीक, अब देखो हमने कहा था ना
जब हमने कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह पढ़े तो हमने क्या कहा था कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। ठीक, अब यहाँ पे को नहीं है तो आप कहेंगे मैम ये कैसे पता करें। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपको कर्ता कारक की पहचान बताई, ऐसे ही कर्म कारक की भी पहचान है कि विभक्ति चिन्ह अगर ना दिया हो तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी क्या होता है कि कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह जो है को नहीं लगाया होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो है कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह को नहीं लगता है। जैसे हमने पत्र लिखे, ठीक है, किसको लिखे, नी लिखा है इसमें। ठीक, और क्या होता है कभी कभी वाक्य में दो कर्म एक साथ भी आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी वाक्य में दो कर्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक, तो ऐसे में जो है कर्म कारक की पहचान हम कैसे करेंगे, कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगा देंगे। ठीक है, जैसे पहला वाक्य क्या था, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने क्या पिलाया, दूध पिलाया। किसको पिलाया, बच्चे को पिलाया। तो हमारे उत्तर में क्या मिल रहा है, हमें कर्म मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कर्म कारक हो गया है। ठीक, जब पहले वाले में हमने क्या किया था, हमारा उत्तर में कर्ता मिल रहा था। ठीक, तो वो कर्ता कारक था। इसमें हमारे उत्तर में क्या मिल रहा है, क्रिया के साथ क्या है किसको लगाने पे कर्म मिल रहा है। तो क्या हो गया, कर्म कारक। तो ये दो कारक की पहचान आप अच्छे से समझ गए होंगे, कर्ता कारक की और कर्म कारक की। ठीक है, समझ गए ना आप लोग कि क्रिया के साथ जब हमने क्या किया था, इससे पहले क्रिया के साथ कौन या किसने लगाया था तो हमारा क्या मिला था, कर्ता कारक। क्रिया से पहले कौन किसको लगाने से हमें कर्ता कारक मिला, और यहाँ पे जो है क्रिया के साथ क्या किसने लगाने पे हमें कर्म कारक मिला। तो ये क्या हो गया, यहाँ हमें पता चल गया कि कर्म कारक। अब आपको सीधे सीधे पता चल गया है कि विभक्ति चिन्ह ना होने पे भी हम कर्ता और कर्म कारक की पहचान कैसे करेंगे। कर लोगे ना, क्रिया के साथ क्या किसने लगाने पे अगर कर्म मिलता है तो कर्म कारक, और कौन किसने क्रिया के साथ पहले लगाने पे अगर कर्ता मिलता है तो कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, इतना सब लोग समझ गए, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, कर्म और कर्ता कारक। कर्ण कारक की डेफिनेशन हम आप देख लेंगे जल्दी से। कर्ण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, यानी क्रिया के करने का साधन, जिससे हमें पता चले। साधन जानते हो, माध्यम, जिस चीज से हम क्रिया करेंगे, क्रिया जिसके द्वारा होगी, वहां पे क्या होता है बेटा, कर्ण कारक होता है। ठीक, जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे कलम से लिख रहे हैं, बच्चे लिखने की क्रिया कर रहे हैं, किससे करें, कलम से। तो कलम क्या है, साधन जो लिखने का काम कर रही है, जिसकी सहायता से बच्चे लिख रहे हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। ठीक, या के द्वारा, चोर डंडे के द्वारा पीटा गया। पीटने की क्रिया किसके द्वारा हुई, डंडे के द्वारा। ठीक, तो क्रिया करने का साधन, यहाँ कलम थी, यहाँ डंडा था। ठीक है, तो क्रिया करने का साधन जो थे वो क्या है, हमारा कर्ण कारक हो गया। कर्ण कारक के प्रसर्ग से या के द्वारा है। ठीक है, या तो से आएगा उसके वाक्य में, या क्या आएगा, के द्वारा। अब कर्ण कारक की पहचान कैसे करेंगे, कर्ण कारक की पहचान के लिए क्रियाओं के साथ, ठीक है, क्रियाओं के साथ, जैसे पीटा, लिखा के साथ किसने तथा किसके द्वारा प्रश्न लगाएंगे तो उत्तर में हमें क्या होगा, कर्ण प्राप्त होगा। जैसे बच्चे कलम से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, कलम से। किसके द्वारा लिख रहे हैं, कलम के द्वारा, है ना। चोर डंडे से पीटा गया, किससे पीटा गया, डंडे से। किसके द्वारा पीटा गया, डंडे के द्वारा। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए, कर्ता, कर्म और कर्ण कारक आप लोग समझ गए। बाकी के जो कारक बचे हैं बेटा, उनको हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, इसको आप लोग घर पे अपने पाठ्य पुस्तकों में जरूर पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, और इसके जो भी उदाहरण हैं इनको आप खूब अभ्यास करेंगे बेटा। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है।